पिछली बार हमने देखा था कि हमारे स्लाइम ने कंक्लूजन बनाया था कि वो एक लैब्रिंथ बिल्ड करने वाला है अपने ही कोलोसियम वाले स्टेज के नीचे, जिस लैब्रिंथ के अंदर वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स और बहुत सारी चीजें करने वाला है और इसके अंदर उसको हेल्प लगेगा उसके पूरे गॉब्लिन गैंग का और उसके साथ साथ हमारी इस फेरी वाली डीमन लॉर्ड का। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो फेरी वाली डीमन लॉर्ड सारे के सारे लोगों को अपने इस लैब्रिंथ के अंदर रहने का मौका दे और उसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि इस लैब्रिंथ के अंदर वो डीमन लॉर्ड खुद रहे और वो इसकी देखभाल करे। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में। अगर आपने इसके पहले के पार्ट मिस कर दिए तो मैंने इस पूरे स्टोरी के प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में और तो और यहाँ पे आई कार्ड में डाल के रखा है, आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हो और आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि हमारा स्लाइम यहाँ पे इस गॉब्लिन मैन के साथ बात कर रहा होता है। कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि डंजन को बनाने के लिए तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसमें तो सालों निकल गए होते, लेकिन हमें इतना हेल्प मिला कि हमने इस चीज को लिटरली 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर ही लिया। देखो कितना अच्छा कोलोसियम स्टेडियम बना और उसके साथ साथ हमारा डंजन भी ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है। हम लोगों ने बहुत मस्त काम किया। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि इन लोग का हेल्प करने के लिए यहाँ पे बीस्ट गैंग आई थी और बीस्ट गैंग यहाँ पे आके आराम से इनकी हेल्प कर रही थी, जिस वजह से इनके सालों का काम महीनों के अंदर हो गया। यहाँ पे बहुत सारी ऊपर नीचे चीजें भी हुई थी, लेकिन इन दी एंड इनका काम हो गया था। इसके बाद वो बंदा कहते हैं बस थोड़ी बहुत काम बचे, वो हम लोग आराम से कर लेंगे और 1 हफ्ते के अंदर हमारा ये जगह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा स्लाइम बहुत खुश होता है और हमें दिखाते हैं लैब्रिंथ के अंदर काम कैसा चल रहा होता है। तो यहाँ पे रिमुरु बाकी लोग के साथ अंदर जाता है, चीजों को चेकआउट कर रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे रेफ्यूजी बन के, वो लोग को हमारी ये रामिरेस मतलब ये फेरी वाली बंदी कैसे लेके आई। तो रिमुरु को वो दिखाते कि वो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करते हो, सब लोग को यहाँ से टेलीपोर्ट करके वो लिटरली अपने लैब्रिंथ के अंदर लेके आती है, जहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर भी एकदम अच्छा और यहाँ पे लिटरली उनको ऐसा फील होता है कि वो लोग सूरज के नीचे ही है। तो उनको ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि वो लोग जमीन के अंदर छुपे हुए हैं। तो ये सब देख के हमारा रिमुरु कहता है यार तुम तो बहुत अच्छी हो रामिरेस। और रामिरेस कहते हैं कि देखो यहाँ पे मैं कितने भी फ्लोर बना सकती हूँ, तुम्हें बस मुझे ये बताओ तुम्हें कितने फ्लोर चाहिए। तो रिमुरु बोलता है अच्छा तुम कितने भी फ्लोर बना सकती हो? वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि एक काम करो, यहाँ पे तुम टोटल 100 फ्लोर्स बना दो, तो मैं उसको यूज करूंगा एक डंजन की तरह और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स छोड़ूंगा और बहुत सारी चीजें मैं करने वाला हूं, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। तो रामिरेस बोलती है ठीक है मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम करोगे कैसे वो सब? रिमुरु बोलता है वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ो, सिर्फ तुम यहाँ पे 100 फ्लोर्स बना के दे दो। और फिर ऐसा बोल के उसके कान में फुसफुस करता है। तो रामिरेस रिमुरु के कान में फुसफुस करती है और ये लोग आगे पीछे फुसफुस कर रहे होते हैं। ये सब देख के रामिरेस बोलते हैं ठीक है अब तुम देखो मैं कितना फास्ट काम करती हूँ, अब मैं मेरा पूरा काम आराम से कर लूंगी। फिर हमें दिखाते हैं रात के टाइम पे रिमुरु जाता है इस ब्लैकस्मिथ के पास, जो कि एक ओगर ही होता है। रिमुरु उसके पास जाता है और देखता है कि उसने यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोटाइप वेपन्स बना के रखे होते हैं, जिसमें स्वॉर्ड्स होते हैं, शील्ड होता है, आर्मर होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो रिमुरु देखता है यहाँ पे होता है एक कर्स्ड मेल आर्मर, जो आर्मर को देख के बहुत ही बैडएस फीलिंग आया था मेरे को। ये आर्मर के अंदर ये एबिलिटी है कि ये लोगों की मैजिकल पावर को अपने अंदर खींच सकता है और एक मैजिकल बैरियर बना सकता है, लेकिन ये कर्स्ड है, इसके लिए जितना ही तुम्हारे अंदर से पावर खींचेगा उतनी तुम्हारी लाइफ की एक्सपेक्टेशन कम होती रहेगी। इसके बाद रिमुरु देखता है कि यहाँ पे एक और कर्स्ड स्वॉर्ड होता है, जिसको देख के रिमुरु बोलता है भाई ये स्वॉर्ड एकदम खतरनाक है। ये स्वॉर्ड क्या करता है, ये आसपास के मैजिकल को अपने अंदर खींच के एक एक्सप्लोसिव फोर्स में उसको कन्वर्ट करता है, लेकिन जो भी बंदा इस स्वॉर्ड को यूज करेगा उसका जान को खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सप्लोजन इसके ऊपर भी फट सकता है और वो उस बंदे के भी मैजिकल्स को अपने अंदर खींच सकता है। इसके लिए इस स्वॉर्ड को भी यूज करना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ये सब देख के हमारा ओगर कहता है कि हाँ मैं तो बस रैंडम ऐसी चीजें यहाँ पे बना रहा था, क्योंकि मुझे प्रोटोटाइप चीजें बना के आपको दिखानी। तो रिमुरु बोलता है लेकिन तुम्हारे पास तो एकदम टॉप लेवल के अल्टीमेट स्किल आ चुका है ना मास्टर क्राफ्टमैन वाला, इसका ये मतलब है तुम कुछ भी क्रिएट करोगे तो वो सब एटलीस्ट रेयर या उसके ऊपर के रेयरिटी का होगा। इसका ये मतलब ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे ये सब प्रोटोटाइप चीजें ना मैं इनको यूज करूंगा मेरे डंजन के अंदर लोगों को लूट में डालने के लिए। बहुत सारे मैं ट्रेजर चेस्ट बनाऊंगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे एडवेंचरर्स हमारे डंजन के अंदर आएंगे, वो लोग लड़ेंगे मॉन्स्टर से और उनको अच्छा खासा लूट मिलेगा। फिर वो लोग जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर जाके वो लोग सबको बताएं कि हमारा डंजन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लोग हमारे कंट्री के अंदर और आएंगे और हमारे कंट्री का इकोनॉमी ऐसे ही और बढ़ता रहेगा। ऐसा सोच के रिमुरु अच्छा खासा प्लानिंग कर रहा होता है यहाँ पे। आई मीन आइडिया अच्छा है, लोगों को अच्छा खासा लूट मिलेगा, पैसे मिलेंगे और उनको यहाँ पे एडवेंचर करने का मौका मिलेगा। लिटरली रिमुरु इस एनिमे के अंदर एक नया एनिमे बना रहा है भाई। फिर ये सब सुन के हमारा ओगर बोलता है सर मैंने आपके लिए ये स्पेशल वाला स्वॉर्ड बनाया है, ये वो स्वॉर्ड है जो आपको चाहिए था, जो कभी बेंड नहीं होगा, कभी ब्रेक नहीं होगा और इसके अंदर सारे के सारे मैजिकल की ताकत दी, आपके पूरे मैजिक पावर को ये आराम से एडजस्ट करके ये कभी नहीं टूटेगा, ये मेरा सबसे बेस्ट क्रिएशन है। ये देख के रिमुरु स्वॉर्ड को बाहर निकाल बोलता है बहुत अच्छा काम किया तुमने मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा। लेकिन तभी रिमुरु को बोलता है बट ये स्वॉर्ड अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे इसमें और थोड़ी बहुत चीजें करनी है। तो रिमुरु बोलता है कि हाँ तुम वो सब करो। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या करना है। रिमुरु बोलता है उसको इसके अंदर होल्स चाहिए। तो वो बोलता है ये एक स्पेशल स्वॉर्ड है, जितना आप इसके ऊपर काम करोगे और जितना स्वॉर्ड आप लोगों को काटोगे वैसे ये एक लेजेंडरी क्लास में अपना अपग्रेड होगा और आपको इसके अंदर के होल्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए थे। हमें अगले दिन दिखाते हैं यहाँ पे रामिरेस अपना काम कर रही होती है, तभी यहाँ पे रिमुरु वेल्डोरा को लेके आता है और वेल्डोरा को यहाँ पे देख के रामिरेस कहते हैं अरे मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये लोग अंदर लैब्रिंथ में घुसते और तभी वो बोलते कि अरे तुम मास्टर क्यों लेके आए। तभी रिमुरु बताता है कि देखो मैं गया था बैक स्टोरी में, जहां मैंने वेल्डोरा को बोला वेल्डोरा मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, जरा सुनो, तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छा खासा घर ढूंढ के रख लिया है। वेल्डोरा बोलता तुमने मेरे लिए घर ढूंढा, बताओ कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे। तो रिमुरु बोलता है वो है हमारी रामिरेस के लैब्रिंथ के अंदर, तुम्हें वहां पे आना है और तुम्हारा काम करना है। तो वेल्डोरा बोलता है मैं वहां पे रह सकता हूँ पर मुझे फायदा क्या होगा वहां पे। तो वो कहता है कि देखो तुम्हें वहां पे फ्लोर नंबर 100 फाइनल फ्लोर का बॉस बन के रहना पड़ेगा। और एक चीज वेल्डोरा, मैं जानता हूँ मेरे भाई कि तुम्हें
तुम्हें अपनी सारी की सारी एनर्जी को बाहर निकालना है कब से। तो तुम अगर फ्लोर नंबर 100 पे रहोगे तो तुम तुम्हारी सारी एनर्जी स्पिरिचुअल प्रेजेंस को बाहर निकाल सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुन के वेल्डोरा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो भाई मेरे तरफ से तो हाँ है, मैं तो यहाँ पे आ ही रहा हूँ। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ ये वाला वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग अभी 5 लाख सब्सक्राइबर के गोल को कंप्लीट करना चाहते हैं और हम लोग वहां पहुंचने ही वाले हैं, तो आप लोग का मुझे हेल्प चाहिए इसमें। रिमुरु कहता है कि हमें हमारे लैबिरिंथ में एक ऐसा बॉस चाहिए जो कि कभी हारेगा नहीं, और वेल्डोरा इससे तुम्हारे से अच्छा और कौन सा बॉस बन सकता है लेवल 100 के लिए। वेल्डोरा बोलता है ठीक है भाई, मेरी इच्छा पूरी हुई तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो इसलिए वेल्डोरा खुशी खुशी यहाँ पे आगे बढ़ता रहता है। और तो और फिर हमें रिमुरु कहता है रामिरेस के सामने कि जब वेल्डोरा अंदर जाएगा और वो अपने माना को बाहर निकाले तो उसके जो मैजिकल से उसके वजह से इस डंजन के अंदर और बहुत सारे नए नए मॉन्स्टर्स खुद ही स्पॉन होंगे। इसका ये मतलब है कि हमें ज्यादा मॉन्स्टर का टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, वेल्डोरा उन सबको कवर अप कर लेगा और कोई भी मॉन्स्टर किसी के ऊपर इतना अटैक नहीं करेगा क्योंकि वेल्डोरा उन लोग को अपने कवर पे कर रहा होगा। फिर ये सुन के हमारी रामिरेस कहती है उसने फ्लोर नंबर 15 तक बना दिया, तो रिमुरु बोलते तुमने इतनी जल्दी फ्लोर 15 बना दिया, इसका ये मतलब है कि 7 से 8 दिन के अंदर तुम तो आराम से 100 फ्लोर बना दोगी। तो रामिरेस कहती है हाँ, मैं अगर मेरा फुल कॉन्सेंट्रेट करूँ तो मैं फटाक से सारे के सारे फ्लोर्स बना दूंगी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रामिरेस, रिमुरु और तो वेल्डोरा जाते हैं एकदम नीचे वाले फ्लोर पे, जहाँ पे वो बोलता है कि देखो तुम्हारा फ्लोर बन चुका है वेल्डोरा और ये तुम्हारा रूम होने वाला है। तो रिमुरु बोलता है कि हाँ ये तुम्हारा रूम होने वाला है। वेल्डोरा बोलता है चलो मैं तो बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि अब यहाँ पे वेल्डोरा मैं तुम्हें मेरे मैजिक से दिखाता हूँ तुम्हारा रूम कैसा दिखेगा। तो ऐसा बोल के रिमुरु अपना मैजिक डालता है और दिखाता है कि देखो वेल्डोरा तुम्हारा रूम ऐसे दिखने वाला है। ये देख के वेल्डोरा को बहुत अच्छा लगता है और फिर रामिरेस उसके मैजिकल पावर को एकदम से चेंज करती है और उसको मटेरियलाइज करती है। तो इसके वजह से लिटरली वेल्डोरा का रूम यहाँ पे बन जाता है। वेल्डोरा बोलते हैं ओ ये दरवाजा किसके लिए। जैसे वो लोग अंदर घुसते तो देखते दरवाजे के अंदर एक रूम होता है, बेडरूम, सोफा वोफा और मांगा का कलेक्शन होता है। तो वेल्डोरा बोलता है अरे वाह यहाँ पे तो मेरा पूरा मांगा कलेक्शन भी है। रिमुरु बोलता है कि हाँ अगर तुम यहाँ पे रहोगे पूरा टाइम तो तुम्हें तुम्हारा मांगा कलेक्शन होना चाहिए, तो तुम रीड कर पाओगे। तो वो बोलता है कि हाँ थैंक यू सो मच रिमुरु। वेल्डोरा इस बेड पे घूमता है, मस्ती मजाक करता है और बहुत खुश होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु यहाँ पे पूरे के पूरे लैबिरिंथ का मैप और स्ट्रक्चर सबको दिखा रहा होता है। बोलता है कि मैंने ये सोच के रखा है हम लोग इस फ्लोर में हर 10 फ्लोर पे एक सेफ स्पॉट रखेंगे जहाँ पे सारे के सारे एडवेंचर्स चिल आउट कर सकते हैं और यहाँ पे मैजिकली बहुत कम होगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु यहाँ पे सब लोग को अपना प्लान बता रहा होता है। बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ये रखेंगे वो रखेंगे, तो वेल्डोरा बोलता है अगर इसमें किसी ने चीटिंग वीटिंग किया तो तुम क्या करोगे। लाइक अपने दोस्तों को आगे भेज के वो लोग लूट चोरी करके भाग गए, ये किया वो किया। तो वो बोलता है कि देखो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को रखने वाले जो कि सेफ पॉइंट की तरह काम आएंगे। फिर वो कहता है कि अगर किसी ने समझो ऐसा चीटिंग है कि उसको लूट चोरी करना है और वो अपने दोस्त को मार दे इस डंजन के अंदर तो क्या होगा। तो रिमुरु बोलता है कि हाँ ये बात सही है, तो इसके लिए मेरे पास एक चीज है। असल में रामिरेस जो है हमारी उसके पास एक एबिलिटी है कि वो लोगों को जिंदा कर सकती है ना। तो रामिरेस तुमको मैंने कुछ काम दिया था, क्या तुमने वो काम किया। रामिरेस बोलती है हंसते हंसते ऑफ कोर्स मैंने कर दिया है। तो हर जगह पे हमने एक रेजोल्यूशन का पॉइंट रखा है जहाँ पे तुम अगर तुम्हारे हाथ में ये ब्रेसलेट है तुम मरने के बाद वहां पे रेजोरेक्ट हो सकते हो सिर्फ एक बार, और ये ब्रेसलेट तुम हमारे शॉप से खरीद सकते हो। और मैंने इसको टेस्ट किया था हमारी इस मेड के ऊपर, बर्था के ऊपर, और इसने 100% काम किया। रामिरेस दिखाती कि उसने फर्स्ट टाइम इस ब्रेसलेट को बनाया और उसको डायरेक्टली इस मेड के ऊपर काम किया। तो मेड ये सुन के टेंशन में आ गई, बोली कि हाँ मैं रेजोरेक्ट तो हो गई लेकिन तुमने मेरे ऊपर प्रोडक्ट क्यों काम किया, अगर मैं मर गई होती तो वो बोलती अरे तुम नहीं मरोगी भाई। फिर हमें रिमुरु ये एक्सप्लेन करता है कि रामिरेस असल में किसी को भी जिंदा कर सकती है अगर वो बंदा खुद जिंदा होना चाहे और उसका कनेक्शन हो रामिरेस के साथ। लेकिन डंजन के अंदर एक साथ में हजारों लाखों लोग आएंगे तो हमें सबके साथ तो कनेक्शन नहीं बना सकते रामिरेस का। तो उस टाइम पे हमें उन लोग को ब्रेसलेट देना पड़ेगा और ये ब्रेसलेट सिर्फ एक बार ही यूज हो सकता है, और अगर तुम्हें इसे वापस यूज करना तो तुम्हें इसे नया खरीदना पड़ेगा। तो हमें इससे प्रॉफिट मिल जाएगा अच्छा खासा और लोगों को मरने का टेंशन भी नहीं होगा। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि अब वेल्डोरा जा रहा है उसके फ्लोर पे और वो अपने आप को रेडी कर रहा है अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में। तो वेल्डोरा बोलता है अब मैं अपने अंदर की सारी एनर्जी रिलीज करूँ जिसकी वजह से मेरा पेट खराब था। जैसे ही वेल्डोरा बोलता है वैसे वो अपने सामने एक पर्पल ऑरा छोड़ता है और ये ऑरा इतना खतरनाक होता है कि भाई सब लोग उड़ जाते हैं, रिमुरु तक उड़ जाता है पीछे, और वेल्डोरा के अंदर की एनर्जी बहुत खतरनाक होती है। भाई वेल्डोरा अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है और बोलता है आराम मिला भाई आराम। रिमुरु की खुद की हालत खराब हो चुकी होती है इस सीन में, लेकिन रामिरेस बोलते हैं कि भाई रिमुरु इतनी ताकत कैसे है इसके अंदर। और वेल्डोरा का जो माना होता है और मैजिकल होता है वो पूरे के पूरे लैबिरिंथ में घूमना स्टार्ट होता है और फटाफट पूरे लैबिरिंथ को भर देता है, जिसकी वजह से अब पूरे लैबिरिंथ के अंदर मैजिकल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है। अब इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अपने आप हायर लेवल के डीमन स्पॉन होने लगेंगे बिकॉज वेल्डोरा यहाँ पे आ चुका है। फिर हमें ये तक मालूम पड़ता है कि वेल्डोरा के इस एबिलिटी की वजह से यहाँ पे बहुत सारे नए नए मैजिकल ओर्स और मिनरल्स भी आने वाले हैं जो ये लोग माइन करके बाहर बेच सकते हैं। फिर रिमुरु बोलता है अच्छा वेल्डोरा बस करो, अब हम यहाँ से निकलते हैं और उसके साथ साथ तुम्हारा हमने मैजिकल वाला पावर भी ठीक कर दिया, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर इसका रिमुरु बोलता है कि ओए बर्था एक काम करते तुम्हारे अंदर का मैं लीडरशिप और मास्टरशिप निकाल के रामिरेस को देता हूँ क्योंकि अब तुम उसकी 100% बन चुकी हो। तो बर्था बोलती ठीक है सर आप ऐसा कर सकते हो। फिर इसके बाद रिमुरु बोलता है कि ठीक है, वो ऐसा बोल के उसके अंदर से उसकी एनर्जी बाहर खींचता है। फिर इसके बाद रामिरेस के सामने रिमुरु उसकी जो ये बर्था होती है उसके अंदर से उसका मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है और उसमें से अपना नाम चेंज करता है और अपना नाम चेंज करके रामिरेस का नाम उसमें ऐड करवाता है और बोलता है कि अब रामिरेस बर्था तुम्हारी 100% हो चुकी है और ये अब तुम्हारा सारा का सारा काम करेगी। बर्था बोलती है सर मैं अपनी लॉयल्टी प्लेज करती हूँ रामिरेस को। फिर रामिरेस बोलते हैं ये मेरे पास बर्था भी है और मेरी ट्रेनी भी है, अब मेरे पास दो लोग हो चुके हैं, ये यात्ता देसने। फिर इसके बाद रिमुरु सबसे बात करता है, बोलता है कि अभी हमें हमारे मेज और डंजन के अंदर ट्रैप्स भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पे ट्रैप्स कैसे होंगे, यहाँ पे होंगे एरो वाले ट्रैप, पॉइजन वाले ट्रैप, लाइन वाले ट्रैप और ऐसे मल्टीपल ट्रैप्स यहाँ पे होंगे, खड्डे वड्डे भी होंगे। फिर रिमुरु बोलता है कि हम
हम लोग यहाँ पे एक ऐसा एंटी एयर चेंबर बनाएंगे जहाँ पे अगर कोई भी घुस गया अंदर तो उसे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो बाकी लोग बोलते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूरू उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ऑक्सीजन एक वो मॉलिक्यूल होता है जो हम लोग यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए, और अगर इसके बिना तुम सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि इस वर्ल्ड में ऑक्सीजन के बारे में लोगों को नहीं पता होता है। तो रिमूरू बोलता है हम लोग एक एयरटाइट चेंबर बनाएंगे। फिर ये सब देख के रामिरेस बोलती है मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। फिर वो बोलता है रिमूरू की क्या तुम इसके अंदर अजीब अजीब टेरेन ऐड कर सकते हो जहाँ पे सिर्फ बर्फ हो, लावा हो, बिजली कड़कती हो, ऐसे अजीब अजीब बायोस्फीयर चाहिए हमको। तो ये सब सुन के हमारी रामिरेस कहते हैं कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती। फिर ये सब सुनने का रिमूरू बोलता है काश तुम ऐसा कर पाती। उतने में यहाँ पे आती है मिलीम और वो कहते हैं ये सब मैं कर सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूंगी, मैं तुम्हारे लिए ड्रैगन्स को कैप्चर करके लेंगे, वो लोग यहाँ पे टेरेन बना देंगे। जो सुन के रिमूरू बोलता है अब जब मिलीम यहाँ पे आ चुकी थी तो वो बोलती है कि अब तुम बाकी का काम मेरे हाथ में छोड़ दो, तुम मेरे बगैर मजे कैसे कर सकते हो रिमूरू, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और यहाँ पे वेल्डोरा भी है और तो और ये फेरी क्या कर रही है, तुम लोग यहाँ पे मेरे बिना मजे कर रहे हो, नहीं 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 मुझे भी इसका हिस्सा बनना है। तो यहाँ पे हमारी जो रामिरेस होती है वो थोड़ा सा शान मारती है, तो मिलीम उसको पकड़ती और कहती है ओए तू शान नहीं मार सकती। तभी रिमूरू दिखाता है कि उसके पास एक इन्विटेशन लेटर था जो कि हमारी डीमन लॉर्ड मिलीम ने गलती से इग्नोर कर दिया था। ये देख के मिलीम बोलती है मेरे से इग्नोर हो गया, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी हमारी फेरी कहती है कि मुझे तो लेटर की जरूरत है ही नहीं क्योंकि मैं तो यहाँ पे ही रहती हूँ रिमूरू के साथ। ये सुन के मिलीम को झटका लगता है और रामिरेस मस्त हंस रही होती है। तभी ही मिलीम कहती है ओए रिमूरू मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, ऐसे बोल के हमारे रिमूरू को झटके मार रही होती है। तभी यहाँ पे आती है शियोन और शूना। शूना यहाँ पे आके कहती है कि अरे मैं तुम लोग के लिए नाश्ता लेके अगर तुम लोग झगड़ा करो तो तुम लोग को नाश्ता नहीं मिलेगा। ये देख के हमारी गर्ल्स शांत हो जाती है। वेल फिर इसके बाद नाश्ता वाश्ता खाने के बाद ये सब यहाँ पे बैठे होते हैं जहाँ पे मिलीम कहती कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, तुम मुझे ये बताओ मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं पसंद और कुछ नहीं पसंद। तो रिमूरू बोलता है ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खासा काम ढूंढ चुका हूँ, एक काम करो तुम मेरे लिए ड्रैगन्स लेके आओ, ठीक है मुझे यहाँ पे कम से कम 4 ड्रैगन चाहिए, तुम जाओ ड्रैगन पकड़ के मेरे पास लेके आओ। तो मिलीम बोलती है ठीक है ये काम तो मैं कर लूंगी, तुम्हें सिर्फ ड्रैगन्स चाहिए ना, मैं लेके आ जाऊंगी ड्रैगन्स तुम्हारे लिए। ऐसे बोल के मिलीम निकल लेती है अपने रास्ते। तो वो लेके आती है एक अर्थ ड्रैगन को, एक विंड वाले ड्रैगन को, एक होता है आइस और एक होता है फायर। ऐसे ही वो 4 ड्रैगन लेके आती है जिनको एक एक करके रिमूरू एक एक डंजन में रखता है ताकि ये सब ड्रैगन्स वहां के अच्छे खासे एरिया को कंट्रोल कर सके, अर्थ विंड फायर और आइस वाले टाइप के एरियाज को। तो यहाँ से रिमूरू का काम तो हो गया उसके डंजन का अच्छा खासा। और मीनवाइल वेल्डोरा जो है वो अपना मैजिकल एनर्जी रिलीज कर रहा था जिसकी वजह से डंजन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपने आप स्पॉन हो रहे होते हैं और ये लोगों ने इनके ट्रैप्स को सेटअप कर लिया होता है। मिलीम भी इसमें हेल्प करती है, एक एक करके इनका सबके सब ट्रैप्स आ गए होते हैं। वेल ऐसे ही टाइम बीतता है और रिमूरू अपने मस्त गांव में घूम रहा होता है। तभी यहाँ पे आता है ये मर्चेंट यहाँ पे आता है, बोलता है कि सर आपके इस स्टेट को देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के और रेसेस के लोग आ चुके हैं तो बहुत सही हो गया है। और बोलता है कि आपने ये डंजन और तो और इस कोलोसम वाले स्टेडियम को बहुत अच्छा बनाया है, अभी हम फेस्टिवल स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्द। तो ये देख के सब लोग कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत सही बात है। वेल इसके बाद हमारा ये मर्चेंट कहता है कि सर रिमूरू मुझे आपसे कुछ बात करना है। वो जैसे ही अंदर लेके जाता है रिमूरू को तो रिमूरू का पूरा एरिया देख के वो बोलते हैं सर आपका ये एरिया तो कितना अमेजिंग है, मैं तो इस इतने लग्जरी वाले एरिया में कभी रहा ही नहीं हूँ। वेल इसके बाद रिमूरू अपने उस गॉब्लिन से पूछता है कि गॉब्लिन मुझे ये बताओ कि तुम इनको आराम से लेके आए थे, तुम्हारे ऊपर कुछ हमला तो नहीं हुआ? तभी ये लोग कहते हैं कि सर असल में हमारे ऊपर एक एम्बुश हुआ था, एक अजीब सा ड्रैगन जैसा दिखने वाला कबूतर हमारे ऊपर हमला करने आया था, तो उसको इसने आपके गॉब्लिन ने आराम से मार के हमसे दूर कर दिया, तो थैंक यू सो मच, आपके गॉब्लिन ने हमारी जान बचाई। तो ये सुनकर रिमूरू कहता है कि थैंक यू सो मच गॉब्लिन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मुझे ये बताओ कि हमारे ऊपर हमला करवाया किसने? तो वो कहता है कि सर मुझे खुद को नहीं पता है किसने करा। तो वो बोलता है कि एक काम करो तुम ना अब से इस बंदे का देखभाल करो जब तक कि हमारे किंगडम में है। फिर रिमूरू रात के टाइम पे रंगा के ऊपर बैठ के सोच रहा था कि असल में इसके ऊपर हमला कौन करा है, चलो कोई भी हमला कराए लेकिन इन लोग का जो डिफेंसिव बैरियर जो शियोन ने बनाया उसके ऊपर तो कोई हमला नहीं कर सकता। फिर अगले दिन रिमूरू बैठता है सारे के सारे अपने मेन लोगों के साथ और उनसे बैठ के बातें कर रहा होता है। तभी रिवुडू उसको कहता है कि सर यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आसपास के गांव के लोग आए हैं और उनके हेड्स आए हैं आपको विश करने के लिए कि आप एक डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट हो चुके हो, तो वो लोग आपको देखना चाहते हैं कि आप हो कौन, और इसमें से कुछ लोग आपके अगेंस्ट खड़े होने का भी सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप काम के नहीं हो, तो क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? क्योंकि उनको लग रहा है कि फॉरेस्ट ऑफ जुरा जो था उसके ऊपर अभी आप राज करो और आप एक स्लाइम हो, तो स्लाइम के सामने उनके थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, तो आप उनसे एक बार अच्छा फॉर्मल ऑडियंस से मिल लीजिए और उनको अपनी ताकत दिखा दीजिए। रिमूरू बोलता है ठीक है। फिर ये लोग रिमूरू के ऊपर एक क्राउन रखते हैं, उसको सजाते हैं और बोलते हैं अरे सर आप कितने अच्छे दिख रहे हो, लेकिन रिमूरू को शर्म आ रही होती है। हमारा गाबिरू तो बहुत खुश हुआ होता है यहाँ पे। रिमूरू बोलता है कि हाँ भाई ये सब करना ही पड़ेगा। वेल इस वक्त यॉम क्या कर रहा है? यॉम तो हाँ सामने वाले किंगडम में अपना नाम कर रहा है और उस किंगडम का नाम भी चेंज कर रहा है। चलो भाई हम दोनों की हालत खराब है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे सारे लोग रेडी होते हैं रिमूरू के फॉर्मल मीटिंग के लिए। हमारा गौप्ता भी यहाँ पे खड़ा होता है। भाई गौप्ता तो मेरा फेवरेट है। सारे के सारे गर्ल्स और हर एक इंसान अपने अच्छे खासे फॉर्मल क्लोथ में खड़े होते हैं। फिर सामने आता है रैबिट क्लैन, चूहों का क्लैन, ऑक का क्लैन, हर एक क्लैन यहाँ पे आता है और रिमूरू को यहाँ पे शर्म आ रहा होता है। रिमूरू बोलता है ओके तो अब हम ये ऑडियंस सेरेमनी स्टार्ट करें। तभी रिमूरू के सामने आता है सबसे पहले गाबेरू के फादर आते हैं यहाँ पे और बोलते हैं सर रिमूरू आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद। तो वो कहते हैं कि अरे तुम मेरे सामने ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त ही हो, तुम और मैं तो अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं सर अब बहुत ऊपर के लेवल पे आ चुके हो। उसी वक्त रिमूरू कहता है कि लेकिन आपका बेटा गाबेरू मेरे बहुत काम में आता है, उसने मेरे बहुत सारे अच्छे काम किए, तो वो उसको मैंने अच्छा खासा प्रमोशन भी दिया। ये सुन के गाबेरू के डैड को बहुत अच्छा लगता है और जो गाबेरू के चंगू मंगू होते हैं वो बोलते हैं असो रे गाबेरू,
रिमुरू ऐसे वो लोग गाना गाते हैं, जो गाबिरो का गाना होता है, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि एकदम एंड में जो आते हैं वो होते हैं हमारे सब ट्रेनीज। ये लोग होती है फॉरेस्ट के स्पिरिट। ये लोग यहाँ पे आए होते हैं मिलने के लिए रिमुरू से, और उनको एक प्रॉब्लम होती है, उनको रामिरस को सर्व करना होता है। तो लोग कहते हैं कि सर क्या हम प्लीज लेडी रामिरस को सर्व कर सकते हैं? तो ये लोग जाते हैं और रामिरस बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम लोग मुझे सर्व कर सकते हो, मेरे सर्वेंट बन सकते हो। तभी ये लोग कहते हैं असल प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ हम ही नहीं सर्व करना चाहते आपको, हमारी पूरी क्लैन आपको सर्व करना चाहती है। तो ये सुनकर रिमुरू कहता है कि हाँ हम लोग ये अलाउ कर सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त पे कि अगर रामिरस तुम उन लोग को अपने पूरे लैबिरिंथ में मूव करवा दो। तो रामिरस बोलती ठीक है मैं ये करवा दूंगी। तो इसके साथ साथ रिमुरू बोलता है कि फॉरेस्ट जुरा के अंदर जितने भी फॉरेस्ट स्पिरिट होते हैं वो सब लोग अभी रामिरस के लिए सर्व कर सकते हैं। तो ये सब सुनकर रिमुरू और रामिरस को बहुत अच्छा लगता है और हमारी सारी की सारी फॉरेस्ट स्पिरिट्स भी बहुत खुश होती है। फिर वो लोग यहाँ से निकलते हुए रिमुरू को हाय हेलो करते हैं और उसको थैंक यू बोल के आगे बढ़ते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि अगला दिन आया इसके फॉर्मल सेरेमनी का। यहाँ पे आता है हॉर्स बॉय और तो और बुल बॉय। बुल बॉय और हॉर्स बॉय अपने एक दूसरे में झगड़ा कर रहे थे। बोलते सर आप डीमन लॉर्ड हो तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप मुझे मौका दीजिए, मैं इस हॉर्स बॉय के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हॉर्स बॉय बोलता है अरे सर आप मेरे को मौका दीजिए, मैं इस बुल बॉय के क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इन लोग का क्लैन किसी काम का नहीं है। ये सब देख के रिमुरू बोलता है कि मैं इन लोग को मेरे डंजन में यूज कर सकता हूँ एज ए रैंडम एज बॉस, लेकिन मुझे इनको मेरा प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा। ऐसा बोल के रिमुरू अपना ऑरा छोड़ता है, लेकिन रिमुरू के ऑरा को लोग भाव ही नहीं देते। जो देख के रिमुरू कहते हैं ये दोनों तो ढक्कन है भाई, इनको मेरा ऑरा भी नहीं मालूम पड़ रहा है, अब मैं क्या करूं। इतने में जो इन लोग का बैरियर होता है जिसको शूना ने बनाया होता है वो बैरियर में क्रैक होता है और वो बैरियर फटता है और उसके अंदर से इन लोग को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मालूम पड़ती है। जो देख के बुल बॉय और तो हॉर्स बॉय दोनों शांत हो जाते हैं। तभी रिमुरू बोलते अभी हमारे बैरियर को तोड़ा किसने, कौन आया यहाँ पे। इतने में रिमुरू अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और आगे बढ़ता है देखने के लिए। तभी वो देखता है गॉब्जो जमीन पे पड़ा होता है और उसके सामने 3 अजीब से लोग खड़े होते हैं। रिमुरू यहाँ पे आता है और बोलते कौन तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। तभी वो देखता है कि उसके सामने 3 अजीब से लोग होते हैं जिनके मुंह पे टैटू बने होते हैं। ये लोग यहाँ पे आए होते हैं रिमुरू से लड़ने के लिए। कहते हैं अच्छा तो तुम रिमुरू हो, तुम्हें पता है हम लोग डीमन लॉर्ड क्लेमेंट को अपने हाथ से मारने थे, लेकिन तुमने आके मेरी जगह ले ली, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर रिमुरू बोलता है तुम लोग हो कौन भाई, मुझसे झगड़ा करने आओ, चलो मैं आ रहा हूँ तुमसे फाइट करने। लेकिन शियोन इतने में रिमुरू को रोक देते और बोलती सर इसे मुझे संभालने दीजिए। तभी वो कहते ओ एक लड़की आएगी मुझसे लड़ने के लिए। अबे नहीं बे, एक लड़की मुझसे क्या लड़ेगी। येलो और ब्लू बाल वाला बंदा जिसके बाल कॉम्बिनेशन होते दोनों के, वो बोलते मैं तो इसको आराम से हरा दूंगा। तो येलो बॉय और तो ब्लू बॉय मिक्सचर बॉय को रोकते हैं, बोलते बड़े भैया रुक जाइए, हमें डीमन लॉर्ड के बच्चे हैं, हमें इनसे नहीं लड़ना चाहिए ऐसे आसानी से। तो वो बोलते अरे मैं संभाल लूंगा बे, डैडी को बोलो वो चिल मारे। तभी रिमुरू सोचता है कि डीमन लॉर्ड के बच्चे हैं, मतलब किसके बच्चे होंगे ये लोग। आई मीन ब्रो देख के मालूम पड़ रहा है कि ये लोग इस स्टोन बॉय के बच्चे, जिसके मुंह पे भी सेम मार्किंग है भाई, ये ब्लू बॉय लिटरली उसी के बच्चे होंगे ये लोग। वेल रिमुरू बोलता है ठीक है अभी हमको तुमको अगर फाइट करना है तो तुम लोग शियोन के साथ फाइट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमारे स्टेडियम में। बेनीमारू बोलता है हाँ हम लोग ये अलाउ करेंगे। फिर स्टेडियम में लोग खड़े होते हैं और शियोन यहाँ पे खड़ी होती है तीनों के सामने। ये तीनों बोलते हैं अबे ओए सुंदर लड़की, तुझे तो हम तोड़ फोड़ के फेंक देंगे। शियोन बोलती है ठीक है ट्राई कर लो। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वैसे ही बिग बॉय आता है शियोन के ऊपर हमला करने। शियोन उसको रोकती है और एक मुक्का मार के दूर फेंकती है। फिर जाती है ब्लू बॉय के ऊपर हमला करने के लिए। येलो बॉय पे वो पकड़ती है, येलो बॉय बोलते तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, ऐसे बोल के शियोन उसको दीवार में फेंकती है। फिर आता है ब्लू बॉय और तो और मिक्सचर बॉय, दोनों को एक लात मार के दूर फेंकते हैं। ऐसे ही देखते देखते इनकी फाइट खत्म होती है और ये चंगू मंगू टंगू किसी काम के नहीं होते। लिटरली ये लोग शियोन से मार खा के गिर गए भाई। तो ये लोग को क्या लगता है क्या बेनीमारू से लड़ पाते? ना भाई, क्या ये रिमुरू से लड़ पाते? रिमुरू तो इन लोग को डेसिमिटेट कर देता। आई मीन मुझे नहीं पता वो वर्ड कैसे बोलते हैं, लेकिन हाँ वो एक वर्ड करता है जिससे ये लोग गायब हो चुके होते हैं। वेल इसके बाद तीनों के तीनों यहाँ पे बैठे होते हैं और रो रहे होते हैं, बोलते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर हमारे डैड ने कहा था कि डीमन लॉर्ड रिमुरू बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनके सबऑर्डिनेट्स इतने स्ट्रांग होंगे वो तो हमें पता ही नहीं था। क्या मुझे कुछ खाना मिलेगा, ऐसा मोटू बोलता है। और तभी ये बोलता है मैं हूँ डीमन लॉर्ड ट्रायंगल का बेटा, और डीमन लॉर्ड ट्रायंगल कोई और नहीं वो हमारा ब्लू बॉय ही था, मेरा नाम है दरागा, मैं सबसे बड़ा वाला हूँ, मिक्सचर बॉय कहता है। फिर आता है ब्लू बॉय, वो बोलता है उसका नाम है लियूरा और वो सेकंड ओल्डेस्ट है। और फिर सबसे छोटा वाला आता है ट्रॉन्का। आई मीन ये तो बिग चंगस है। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि इनके जो फादर है उन्होंने इनको यहाँ पे इसलिए भेजा ताकि ये लोग रिमुरू के अंदर प्रैक्टिस कर सके और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। रिमुरू कहते हैं भाई तुम्हारा डैड तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, उसने तुम्हें मेरे पास थोप दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा देखभाल आज से शियोन करेगी और शियोन तुम इनका देखभाल करना। शियोन बोलती है ठीक है सर, अब से मैं इन लोग को चेंज कर दूंगा और इन लोग को एकदम से स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। ये लोग भी खुश होते हैं, बोलते हैं लेडी शियोन हम आपके अंडर ट्रेनिंग करने के लिए एकदम से रेडी है। मीनवेल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि बुल बॉय और हॉर्स बॉय अपने घुटने टेक के रिमुरू को सॉरी बोलते, कहते हैं कि सर अब जो कहेंगे हम वही करेंगे, अब बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी शूना कहती है कि सर इन लोगों ने असल में शियोन की फाइट देख ली और अब इनको पता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। इसके साथ साथ आज का दिन खत्म होने वाला था कि तभी यहाँ पे आता है एल्फ क्लैन। एल्फ क्लैन के लोग यहाँ पे आके रिमुरू से कहते हैं कि सर रिमुरू आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमें चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करिए। हम लोग फॉरेस्ट ऑफ जुरा में नहीं रह सकते क्योंकि वहां पे हॉर्स बॉय और बुल बॉय बहुत फाइट करते, तो हम लोग उनसे फाइट रोकने के लिए आपके पास आए थे, लेकिन आपने उनकी फाइट अपने आप रोक दी। तो अभी हम लोग यहाँ पे रह सकते, लेकिन हमारा पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारे साथ टोटल 300 एल्फ थे और कुछ एल्फ तो यहाँ से गायब भी हो चुके हैं, हमें उन्हें ढूंढना भी है। तो रिमुरू कहते हैं तुम लोग अगर चाहो तो तुम लोग हमारे रामिरस के लैबिरिंथ में रह सकते हो, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट एरिया होने वाले। तो रिमुरू से लोग कहते हैं थैंक यू सो मच सर, हम आपके लिए कुछ भी करें। तो रिमुरू कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ भी करो, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मेरे लैबिरिंथ का देखभाल करना। और एक चीज, ये बंदा कहता है कि सर रिमुरू हमारे जो लोग गायब हो चुके हैं, आप उनको ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे? हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ पे गए। हमारे कुछ लोग किडनैप हुए कि वो लोग हमारा गांव छोड़ के चले गए, हमें नहीं पता, लेकिन हमें उन पे गिव अप नहीं करना है। रिमुरू बोलता है ठीक है इसका देखभाल मैं
खुद करूंगा। तभी रिमोरू को स्ट्राइक होता है कि उसको ये मालूम पड़ा कि रिसेंटली उसके गांव में से कुछ लोग एल्फ को इलीगली ट्रेड कर रहे हैं, स्लेव ट्रेडिंग में। तो वो बोलता है कि अभी मैं इसको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा बोल के रिमोरू अपने मन में कहता है और इन लोग की बात मान लेता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाता है कि यहाँ पे ये लोग शियोन का बैरियर वापस से क्रिएट करते हैं। फिर रिमोरू कहता है चलो 2-3 दिन हमारा काम तो हो गया, अब हम लोग आराम से चिल मार सकते हैं। तभी यहाँ पे डियाब्लो भी आ चुका होता है। डियाब्लो बोलता है सर रिमोरू आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे इतना दूर फार्म हाउस में नहीं रह सकता था। फिर अगले दिन बारी होती है तीसरे और सबसे हेक्टिक डे की, जिस दिन बेनीमारू कुछ ओगर्स को लेके आता है। ये लोग होते हैं तेंगू क्लैन के लोग और ये लोग बहुत ही बैडएस दिख रहे होते हैं। भाई बेनीमारू इनको लेके आ रहा है, मतलब समझ जाओ भाई कितने स्ट्रांग होंगे ये लोग। अब ये लोग यहाँ पे आके क्या करने वाले हैं मुझे नहीं पता। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि तेंगू क्लैन के लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं और उनके बीचों बीच होती है एक लड़की जो कि लिटरली नॉर्मल दिखती है, पर उसके 2 कान निकले हुए होते हैं फॉक्स गर्ल की तरह। तो क्या ये लड़की तेंगू क्लैन को बिलोंग करती है कि फॉक्स क्लैन को बिलोंग करती है मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि रिमोरू अपने ग्रेट सेज से पूछता है कि ऐसा क्यों है। तो ग्रेट सेज उसको बोलती है कि जो असल में तेंगू क्लैन के लोग थे उनकी बॉडी में हाफ वुल्फ के डीएनए होते हैं, इसीलिए इसकी जो गर्ल है इसके कान ऐसे वुल्फ की तरह बाहर निकले हुए हैं। ये बंदी यहाँ पे आती है, आगे आके बोलती है कि सर रिमोरू आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा नाम है मोमजी, मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे पूरे क्लैन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में ये लोग हल्का सा फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि बेनीमारू अपने पूरे टीम के साथ और तो और हमारी स्नेक गर्ल के साथ एक पहाड़ चढ़ रहा होता है। वो असल में इस पहाड़ के ऊपर जाके तेंगू क्लैन के लोग से मिलने के लिए गया होता है। वो जैसी पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो वहां पे उसको एक डिवाइन गेट दिखता है जो कि पत्थर का बना होता है। वो उस गेट के पास पहुंचता है और बोलता है कि अभी हमें इसके अंदर जाके शायद से हिडन तेंगू विलेज को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे एक तेंगू वाला बंदा आता है जिसके पीठ पे पंख उगे हुए होते हैं। वो यहाँ पे आके बोलता है कि ओए तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे पीछे डिवाइन तेंगू क्लैन का विलेज है। तो बेनीमारू कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पे आए हैं आपसे कुछ बातें करने के लिए, हम लोग डीमन लॉर्ड रिमोरू के लोग हैं। तो ये सुन के वो तेंगू वाला बंदा कहता है कि ठीक है सिर्फ तुम 2 लोग आ सकते हो और बाकी सब लोग पीछे रहो। तो वो बेनीमारू और तो और हमारी स्नेक गर्ल को इस इल्यूजनरी वॉल के थ्रू लेके जाता है अंदर। और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं वैसे ये लोग देखते हैं कि ये लोग तेंगू विलेज में पहुंच चुके होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। ये विलेज को देख के मुझे लिटरली बेनीमारू के गांव की याद आ गई जहां पे हमें इन लोगों ने मूवी में दिखाया था कि बेनीमारू का गांव कैसा था, वो लिटरली ऐसा ही था। तो बेनीमारू भी यहाँ पे आके बोलते हैं ओके तो ये वाला है हिडन विलेज। फिर ये लोग अंदर जाते हैं और जैसे ये लोग अंदर पहुंचते वैसे बेनीमारू देखता है कि उसके सामने वो रेड गर्ल होती है। वो रेड गर्ल बेनीमारू से कहती है तुम यहाँ पे क्या बात करने के लिए आए हो, मैं तेंगू क्लैन की लीडर हूँ, मुझसे बात करो। तो ये देख के बेनीमारू कहता है कि हाँ मैं आपसे बात करने आऊँ। तभी वो कहते हैं तुम लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, अगर ऐसी कोई बात है तो हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बेनीमारू कहता है कि नहीं 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 मैम हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, हम बस यहाँ पे आपसे बात करने के लिए और आपको इन्वाइट करना है हमारे अपने विलेज में जहाँ पे हम लोग एक फेस्टिवल होल्ड करने वाले और हमारे जो एम्परर है सर रिमोरू वो आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। तो ये सब सुन के पहले तो ये रेड गर्ल बोलती है कि नहीं मुझे यहाँ से कहीं नहीं आना और तुम्हें और क्या करना है। तो वो कहता है कि हमें आपसे दोस्ती भी करनी है प्लस हमें आपका जो ये माउंटेन है इसको पास करने के लिए एक टनल बनाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि टनल क्या होता है। तो बेनीमारू बोलता है कि देखिए जो टनल होगा ना वो हम क्या करेंगे कि आपका जो माउंटेन है उसके बीचों बीच एक छेद करेंगे जिससे हम लोग एक रोड बनाएंगे और उस रोड के थ्रू यहाँ पे पैसेज आना जाना बहुत ईजी हो जाएगा। ये सुन के वो बंदी कहती है तुम लोग हमारे डिवाइन माउंटेन को टच भी नहीं कर सकते, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम हमारे माउंटेन का छेड़छाड़ करोगे और मैं तुम्हें करने दूंगी। ये सब सुन के बेनीमारू कहते हैं नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, अगर आप हमें ना बोल देंगे तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वेल इन्हीं सब के बीचों बीच इन लोग के बीच में और थोड़ा झगड़ा होता है। तभी वो बंदी कहती है कि वेल मैं तुम्हें यहाँ पे आने दिया, तुम्हें उसी के लिए खुश होना चाहिए, उसके साथ साथ तुम यहाँ पे ये बेकार सी स्नेक गर्ल को ले गए हो, बीस्ट वाले लोग हमारे कंट्री में वैसे भी अलाउड नहीं है तो भी मैं तुम्हें यहाँ बैठने दे रही हूँ। ये सुन के हमारी स्नेक गर्ल को गुस्सा आता है और इसके बीचों बीच स्नेक गर्ल अपना अटैक करती है इस तेंगू वाली गर्ल के ऊपर और उस अटैक का कुछ असर होता ही नहीं। वो कहते हैं तुम्हारे ये छोटे मोटे गेंजुत्सु मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, जा पहले जाके तू नारुतो देख के अच्छे से। फिर उसके बाद हमारी जो ये तेंगू गर्ल होती है वो अपने फैन निकालती है अपने हाथ से और निकलती है हमारी स्नेक गर्ल के ऊपर हमला करने के लिए। स्नेक गर्ल को धक्का मार के अपने घर से बाहर निकाल देती है। स्नेक गर्ल भी अपने वॉन्ड के साथ यहाँ पे रेडी होती है और बोलती है कि अच्छा अगर तुम्हें फाइट करना तो आ जाओ हम फाइट करेंगे। वेल इसके बाद दोनों के दोनों लोग रेडी होते हैं फाइट करने के लिए और हमारा बेनीमारू मस्त चिल मार के पीछे चाय पी रहा होता है। आई मीन ब्रो इस बंदे को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे 2 लड़कियां लड़ रही है। वेल उसी वक्त हमारी जो तेंगू गर्ल होती है वो अपना डिवाइन अटैक मारने के लिए आगे बढ़ती है और तो और हमारी स्नेक गर्ल भी उस अटैक के ऊपर हमला करने के लिए आई होती है। लेकिन बेनीमारू एक स्प्लिट सेकंड के अंदर यहाँ पे आता है और अपने स्वॉर्ड से दोनों के अटैक को रोकता है और कहता है ओए स्नेक गर्ल अगर मैं यहाँ पे नहीं आया होता तो तू शायद मर सकती थी, इस बंदी के अंदर बहुत ताकत है। तभी वो बंदी कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली थी, मैं तो इसको मारने नहीं वाली थी। फिर बेनीमारू कहता है ओए सुन तेरे पास टेक्निक है लेकिन तू अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती है, तूने उस फोर्स से अगर इसके ऊपर अटैक किया होता तो स्नेक गर्ल की जान जा सकती थी, तूने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, तुम्हें बहुत कुछ लर्न करना है अभी भी। तो ये सुन के वो हमारी फॉक्स गर्ल कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं मेरे ऑरा को अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर इसके बेनीमारू इन दोनों को ज्ञान देता है और फिर वो लोग बैठी होती है। उतने में यहाँ पे वो रेड गर्ल की मॉम आती है जो कि होती है एक व्हाइट वुमन। वो यहाँ पे आती है, वो इनसे बात करती है और कहती है अरे मेरी बेटी की गलती हो के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, प्लीज मुझसे बात करो और इसने जो भी गलतियां की है उसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ। तभी बेनीमारू देखता है कि जो आपकी बेटी ने स्टांस यूज किया था वो स्टांस मैंने पहले कहीं देखा है, वो स्टांस कहाँ से आया। तो वो कहती है अरे वो स्टांस तो मुझे ब्याकुआ ने सिखाया था। ब्याकुआ बोलते ही बेनीमारू को एक झटका लगता है। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि 100 साल पहले जो हमारी ये मॉम थी वो मॉम प्रैक्टिस कर रही होती है एक अजीब से बंदे के साथ और वो बंदा इस मॉम को हरा देता है। तभी उनके पीछे उनका सर
भी होता है और वो बोलता है कि ब्याकुया तो बहुत अच्छा है इस चीज में। तभी ब्याकुया के साथ बात करते करते मॉम को ब्याकुया से प्यार होता है और ब्याकुया कोई और नहीं, ये हमारे हाकुरो होते हैं। हाकुरो हमारे बुढ़ऊ अंकल है जो कि इन लोग को ट्रेनिंग देते हैं। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि कुछ टाइम बाद जब इनको प्यार होता है, ये लोग शादी वादी कर लेते हैं, तो हाकुरो और तो और हमारी ये मॉम दोनों के दोनों को एक बच्चा होता है। उसके बाद हाकुरो वहां से भाग लेता है। आई मीन ब्रो, भाई ने शादी किया एक प्रिंसेस के साथ और उसके बाद वो उनके साथ प्रिंसेस के साथ शादी करके वहां से भाग गया। आई मीन ये होते हैं रियल डैड्स के जैसे काम नहीं करने वाले लोग, ऐसा काम नहीं करने का। फिर कुछ टाइम तक यहाँ पे हमारी मॉम और तो और बेनीमारू बात करते हैं हाकुरो अंकल के बारे में और ये सुन के हमारी मॉम को और अच्छा लगता है कि हाकुरो अंकल इस वक्त जिंदा है और उसके साथ साथ वो रिमुरु के लिए काम कर रहे हैं। आई मीन रिमुरु की देखभाल कर रहे हैं। तो ये सुन के वो कहते हैं कि चलो अच्छा है कि मेरे बुढ़ऊ जिंदा तो है। यहाँ पे लोग चाय वाय पीते हैं, थोड़ी और बातें करते हैं। इसके बाद मॉम कहते हैं कि सर बेनीमारू, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपके डीमन लॉर्ड रिमुरु से मिलूंगी भी और उनके सारे के सारे नेगोशिएशंस को एक्सेप्ट करती हूँ। आप लोग हमारे माउंटेन से जो चाहिए वो कर सकते हो। ये सुन के हमारी व्हाइट गर्ल कहती है कि अरे मॉम, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं किससे शादी करूंगी। बेनीमारू कहता है कि मैम, इसमें मेरा भी कुछ बोलना होना चाहिए। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, अब ये कंफर्म हो चुका है। ये सुनने के बाद वो छोटी लड़की वहां से भागती है, बोलती है कि मॉम पहले मुझे इनको मेरे प्यारे फंसाने तो दो। तो बेनीमारू कहता है कि हैं, मेरे बारे में तो बात करो, तुम लोग अपना डिसीजन बना रहे हो। फिर इसके लोग यहाँ से निकलते हैं और निकलने के पहले बेनीमारू बात करता है उसकी मॉम से और वो मॉम कहती है कि सुनो, तेंगु क्लैन बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैन है और तो और पहले मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को उसके डैड ट्रेन करे और तो और वो और स्ट्रॉन्ग बन सके, क्योंकि जब से मैंने मेरी बेटी को टाइटल दिया था इस क्लैन के लीडर का, तब से मेरे अंदर की सारी एनर्जी खत्म हुई, क्योंकि मैंने उसको नेम भी दिया है और नेम देना इस एनिमे के अंदर आप सबको पता है कि सामने वाले बंदे की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। सिर्फ हमारा रिमुरु ही इस चीज से इम्यून है, क्योंकि उसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है। वेल, इसके बाद मॉम यहाँ पे बैठी होती है और सोच रही होती है कि उसकी बेटी अभी अपने डैड से मिल पाएगी फ्यूचर में, और वो सोचती है कि कुछ टाइम बाद वो जाएगी और रिमुरु से बात करेगी प्यार से और अच्छे से। फिर वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब तक हाकुरो की डेथ नहीं हुई है और वो इसको आउटलिव कर पा रही है। और हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि हमारी छोटी बच्ची यहाँ पे ब्लश कर रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन में जब फ्लैशबैक खत्म हो चुका होता है, यहाँ पे रिमुरु बैठा होता है और देखता है उसके सामने तेंगु क्लैन के लोग को। तभी छोटी बच्ची बोलती है कि हम यहाँ पे आए हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या आप लोग हमारे किंगडम को अटैक करने वाले हो? क्या आप लोग हमारे किंगडम के ऊपर अटैक करके हम लोग के साथ गलत चीज करोगे, हमारे किंगडम से हर एक चीज चोरी करोगे? रिमुरु कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे ये बताइए कि कल आपने हमारे किंगडम के अंदर बीस्ट क्लैन के लोग को क्यों भेजा था? तो रिमुरु बोलता है बीस्ट क्लैन के लोग, इनका क्या मतलब है, कोई मुझे थोड़ा बैक स्टोरी दो। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि कुछ टाइम पहले जो हमारी डीमन लॉर्ड फ्रे थी, वो असल में बीस्ट क्लैन के साथ यहाँ पे जाके अटैक करने वाले तेंगु विलेज के ऊपर, क्योंकि उसको तेंगु विलेज के अंदर के मिनरल्स और हर एक चीज चाहिए थे। तो ये सब मालूम पड़ता है रिमुरु को। तो रिमुरु इनसे कहता है कि भाई सुनो सुनो सुनो, हमें एक मीटिंग रखनी पड़ेगी। तो हमारे हीरो से कोने में जाके बैठे थे, जैसे स्कूल के बच्चे बैठते ना कोने में, वैसे बैठते। ये सीन मुझे बहुत फनी लगा था। आई मीन देखो भाई, बेनीमारू कितना फनी लग रहा है इस सीन में। इसके बाद रिमुरु उनसे पूछा कि मुझे ये बताओ कि असल में हो क्या रहा है ये सब। तभी हमारा मिस्टर ओक लॉर्ड कहता है कि देखिए सर, डीमन लॉर्ड फ्रे ने इनके ऊपर एक बार अटैक करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसको तेंगु क्लैन के अंदर के सारे मिनरल्स और हर एक चीज चाहिए था, जिस वजह से जो हमारे तेंगु क्लैन के लोग हैं उन लोग को बिस्केटियर क्लैन के लोग बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि बीस्ट वाले लोग उनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन तभी रिमुरु कहता है लेकिन अगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी डीमन लॉर्ड फ्रे तो अपना काम छोड़ चुकी है और वो मिलिम के अंडर काम कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि इन लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रे को तो अभी इन सबसे कोई काम धंधा होगा ही नहीं, वो हर एक चीज भूल चुकी होगी। तो फिर रिमुरु अपने मीटिंग को कंक्लूड करता है और जाके हमारी तेंगु गर्ल से बात करता है। कहता है कि सुनो 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 तेंगु गर्ल, मैं तुमको वादा करता हूँ कि बिस्केटर लोग तुम्हें कभी कुछ तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग तुम्हारे ऊपर कुछ भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। अभी वो लोग मेरे अंडर आ चुके हैं और तो और फ्रे तो मिलिम के अंदर काम करती है, तो वो तो कुछ करने ही नहीं वाली। ये सब सुन के हमारी तेंगु गर्ल को बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर तो मैं खुश हूँ। वो ऐसा बोल के अपने घुटनों पे गिरती और बोलती है हाँ, मेरी सारी की सारी टेंशन हट गई। वेल, इसके बाद रिमुरु इन लोग के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करता है और अभी इनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी होती है। ये देख के तेंगु क्लैन के लोग बोलते हैं सर थैंक यू सो मच, आप तो बहुत अच्छे नेगोशिएटर हो और हमको आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपके साथ ये फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप बहुत सालों तक निभा के रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक तेंगु बंदा बोलता है कि सर आपके लिए हमारी मैम ने एक लेटर लिखा है, और जैसे लोग वो लेटर पढ़ते तो लेटर में लिखा होता है मेरे प्यारे हस्बैंड, आपसे बहुत टाइम हो गया मुझे मिले, मैं बहुत खुश हूँ कि आप अभी भी जिंदा हो। क्या आप अब हमारी बेटी का ख्याल रख सकते हो और उसको ट्रेनिंग दे सकते हो? और हाँ, अगर हमारी बेटी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो मैं चाहती हूँ कि वो आपके बेनीमारू के साथ शादी कर ले। ये सब सुन के रिमुरु बोलता है कि है क्या ये लेटर मेरे लिए आया है? ऐसा नहीं हो सकता, ये तो शायद हाकुरो के लिए आया हुआ है। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में ये लेटर सच में हाकुरो के लिए आया हुआ रहता है और इसके पीछे रिमुरु वाला लेटर होता है, जो कि ये लोग पढ़ते ही नहीं है, बिकॉज हाकुरो का लेटर बहुत ज्यादा सही होता है। इतने में हाकुरो पीछे आता और बोलता है ओह, तो मेरी वाइफ और मेरी बेटी जिंदा है, मेरे पास एक बेटी भी है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ऐसा बोल के वो जाता है हमारी तेंगु गर्ल के पास और वो उससे लेटर लेके रीड करता है। उसमें लिखा होता है कि आपकी बेटी के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके टेक्निक अच्छा खासा नहीं है और वो अपने माना और तो और ऑरा को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो अब उसको अच्छी खासी ट्रेनिंग दे दीजिए। ये सब देख के हाकुरो बोलता है कि ठीक है, अब तुम मेरी बेटी हो और मैं तुमसे 15 साल बाद मिला हूं और पहली बार मिला हूं, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। मेरी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होने वाली है, लेकिन तुम्हें मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तेंगु बना के रहूंगा मेरी बेटी, और उसके बाद तुम बेनीमारू से शादी कर सकती हो। ये सुन के हमारी ये छोटी बच्ची भागती है, अपने डैड को हक करते हुए बोलती है कि पापा आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
लेकिन यहाँ पे बेनीमारू की हवा टाइट हो गई होती है। वो बोलते सर मैं शादी करूँ उसके पहले मेरी तो बात सुन लो। तो ये सुन के हाकुरो बोलते अबे ओए तू मेरी बेटी को मना कर रहा है, होता कौन है तू, तेरी सारी ट्रेनिंग मैंने दी है, तू मेरा स्टूडेंट है और मैं जो कहूंगा तुझे वही करना है, और तू ये कह रहा है कि मेरी बेटी क्यूट नहीं है। तो ये सुन के बेनीमारू कहता है अरे ऐसी बात नहीं है बट मुझे सोचने तो दो। इतने में बाकी गर्ल्स कहते कि अरे बेनीमारू भाई मुझे ना स्नेक गर्ल ने भी कहा था कि वो भी जा रही है उसकी ट्रेनिंग करने के लिए, और उसकी ट्रेनिंग करने के बाद एक 1-on-1 फाइट करेगी हमारी इस तेंगू गर्ल के साथ, और वो फाइट जो जीतेगा वो आपसे शादी करेगा क्योंकि उसको भी आपसे शादी करना है, और अगर वो हार गई फाइट तो वो आपकी मिस्ट्रेस बन के रहने के लिए भी रेडी है। तो ये सब सुन के गोबता कहता है कि भाई ये बंदे को बंदिया पे बंदिया मिले जा रही है। और ये सुन के गाबिरू भी आके कहता है कि सर बेनीमारू के बारे में तो मैंने भी बहुत सुना है, उनके पीछे बहुत लड़कियां लगी हुई, यहाँ तक कि मेरी 2 बहनें भी उनके पीछे पागल है। ये सब सुन के सब लोग कहते हैं भाई बेनीमारू तो डेफिनेटली अपना हारेम बनाने वाला है। और रिमुरु बोलता है कि बेनीमारू के हारेम में तो बहुत सारी क्यूट गर्ल्स होने वाली है। आई मीन 5-6 तो मुझे ही दिख रही है। अब बाकी लड़के लोग भी यहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं भाई हमको बहुत जेलसी फील हो रही है। आई मीन गाबिरू होता है यहाँ पे, सोए होता है और तो हमारा ओक लॉर्ड भी होता है। सोए बोलता है कि भाई कोई टेंशन की बात नहीं है। इतने में जो गाबिरू के चंगू मंगू होते हैं वो बोलते हैं अरे सर गाबिरू आपके लिए तो हम लोग सिम्प करेंगे, आप टेंशन मत लो। ये सुन के गाबिरू बोलता है काश तुम लोग गर्ल्स होते तो इसका मजा ही कुछ और होता, लेकिन ठीक है मेरे लड़के लोग मैं तुम लोग से भी काम चला लूंगा। आई मीन गाबिरू तो डेस्परेट हो चुका है। इसके बाद रिमुरु बोलता है अबे यहाँ पे क्या बात हो रही है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि गाबिरू जो है उसको खुद को कोई गर्ल्स इतना भाव नहीं देती क्योंकि वो एक डिफरेंट रेस को बिलोंग करता है। इसके बाद सोए बोलते हैं अरे भाइयों लड़कियों को सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बस उनके साथ काइंडली बात करना और अपना स्ट्रेंथ दिखाओ, वो सब सेट हो जाएगी। या याद है उस दिन मेरे से एक लड़की फाइट करती, अब वो मेरे प्यार में पागल है। इतने में रिमुरु बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। और इतने में शियोन उसको अपने गोद में लेती है और बोलती है सर रिमुरु आप टेंशन मत लीजिए। फिर यहाँ पे आती है छोटी बच्ची और वो हमारे बेनीमारू के पास आके बोलती है कि मैं फाइट करके आपका दिल जीत जाऊंगी। इसके बाद रिमुरु कहता है कि चलो ये एक तरह से अच्छा ही तरीका है कि जहाँ पे 2 लोग फाइट करके रियल में मारामारी नहीं कर रहे लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के फाइट कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन जीत सकता है। तो ये सुन के शियोन और सुशुना कहते हैं कि चलो मतलब इसका मतलब कि हम लोग को भी रेडी होना पड़ेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रिमुरु वापस से एक मीटिंग होल्ड कर रहा होता है जहाँ पे हमारा मर्चेंट भी उसके साथ होता है। तभी रामिरेस बोलती है कि अरे इस मीटिंग में मिलिम क्यों नहीं है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि मिलिम निकल चुकी है उसके वाले विलेज में कुछ टाइम के लिए क्योंकि फ्रे को उससे कुछ काम था। फिर यहाँ पे रिमुरु सबको इंट्रोड्यूस कराता है हमारे मर्चेंट से, कहता है ये हमारा मर्चेंट है और ये हमारे फाइनेंस का ध्यान रखेगा और तो और इसी की मदद से हमारा फेस्टिवल इतना अच्छे से और इतना जल्दी कंप्लीट हो पा रहा है। ये देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं। ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन करता है, बोलता है कि मेरे को सर रिमुरु ने ये काम दिया इसलिए मैं आप लोग का हेल्प करने के लिए रेडी हूँ और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। फिर वो अपना पूरा प्लानिंग दिखाता है कैसे वो फेस्टिवल में क्या क्या करने वाला है। वो बोलता है इस फेस्टिवल में मैंने बहुत कुछ चीजें सोच के रखी है। वो बोलता है सबसे पहले होगा ओपनिंग फेस्टिवल, ओपनिंग सेरेमनी के बाद लोग यहाँ पे अंदर आएंगे, जिन लोग को हमने इन्विटेशन दिया है वो लोग अंदर आएंगे। वो बोलता है कि इनको खाना पीना और ड्रिंक्स हर एक चीज एकदम फ्री में मिलेगा यहाँ पे फेस्टिवल के अंदर। उसके बाद हमारा रॉयल पैलेस के अंदर खाना पीना होगा जिसका हम लोग अलग से प्राइस रखेंगे, उसका खाना बनाएंगे योशिडा और तो और हमारी शूना। इन लोगों का खाना बनाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ये देख के रिमुरु बहुत खुश होता है, बोलता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद वो लोग बोलते हैं फिर उसके बाद होगा एक लंबा सा स्पीच जो हमारे ग्रेट रिमुरु सामा देंगे। ये सुनकर रिमुरु बोलते हैं सबको पता है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ तो हम लोग ये स्पीच वीच का चक्कर छोड़ दे तो नहीं चलेगा क्या, मेरा हो चुका है स्पीच के साथ। ये लोग बोलते हैं नहीं स्पीच तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ स्पीच तो बहुत जरूरी है। फिर रिमुरु इस जगह पे स्पीच देगा जो कि एक ओपेरा हॉल होता है। इतने में यहाँ पे आता है डियाब्लो, सबका फेवरेट कैरेक्टर। वो यहाँ पे बोलते हैं सर रिमुरु आपका स्पीच सुनने के लिए तो मैं कब से बेतबरी से इंतजार कर रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 दिन होगा इनका फाइट इस कोलोसियम के अंदर। कोलोसियम ये लोग दिखाते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग आएंगे फाइट देखेंगे और हमें उसके बाद उन लोग को रहने के लिए मस्त एकदम स्पा देंगे जहाँ पे वो लोग मस्त आराम से अपने बॉडी का सारा टेंशन निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे फेस्टिवल के अंदर बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, स्टॉल्स में लोग खाना वाना खाएंगे और हमें और पैसा मिलेगा। ऐसे यहाँ पे वीआईपी सेटिंग्स भी होगी, लोग आएंगे सर रिमुरु से मिलेंगे, ऐसी हमारी बातें होगी। उसके बाद लोग जाएंगे डंजन के अंदर। डंजन के अंदर घुसने का लोगों को मालूम पड़ेगा डंजन का इंपॉर्टेंस और उसके अंदर क्या क्या लूट है। तो ये सब सुन के हमारा ओक बोलता है कि जी हाँ सर वो डंजन का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और कोलोसियम भी ऑलमोस्ट बन ही चुका है। ये सब सुन के सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि इस डंजन के अंदर 95th फ्लोर पे एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर हमारी ट्रेनी और बाकी सब लोग रहने वाले हैं और इसका ध्यान रखेगा कोई और नहीं हम लोग का ड्रैगन बॉय। फिर हमें ये मालूम पड़ता है फॉरेस्ट इतना जल्दी ग्रो हो गई वो फ्लोर नंबर 71 तक पहुंच चुका है 95 से। फिर वो बोलते हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो फॉरेस्ट की वजह से वहां पे कोई मॉन्स्टर्स है ही नहीं, तो वो पूरा एरिया बंद हो चुका है, तो मैं उसका देखभाल कर लूंगा। तो वो कहते हैं कि हमारे जो एलिमेंटल कोलोसस थे वो लोग भी उनका काम कर रहे हैं और हमको मटेरियल्स लाके दे रहे हैं, तो टेंशन मत लो, हम लोग वो फॉरेस्ट के अंदर से चीजें तोड़ ताड़ के उसको ठीक कर देंगे, आप टेंशन मत लो। इतने में यहाँ पे रंगा बोलता है कि उसके अंदर जो मिस्टिकल फॉक्स था वो अभी ग्रो हो चुका है, तो वो फॉक्स बाहर आता है और बहुत क्यूट दिखता है। इस फॉक्स को यहाँ पे देख के हमारा रिमुरु कहता है कि मैं इसको एक नया नाम दूंगा और ये हम लोग का हेल्प करेगा उस फॉरेस्ट वाले एरिया को मेंटेन करने के लिए। तो रिमुरु इस फॉक्स को एक नया नाम देता है जो कि होता है कुमारा, जो कि बहुत सिमिलर है कुरामा से, है ना। वेल ये नाम पढ़ने के बाद ये फॉक्स बहुत खुश होता है और इसको इसका नया अपीयरेंस मिलता है हल्का सा, लेकिन रिमुरु की एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है। वेल इसके बाकी सब गर्ल्स बोलते हैं कि हाँ ये तो एकदम परफेक्ट रहेंगे बॉस के लिए और इन लोगों को पता है कि कौन सा और एक इंसान बॉस के लिए परफेक्ट होने वाला है। ऐसे लोग बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद रिमुरु को मालूम पड़ता है कि इसके आसपास के इलाके में स्लेव ट्रेडिंग हो रहा है, जो सुन के रिमुरु को गुस्सा आता है और वो कहता है स्लेव ट्रेडिंग मेरे इलाके में क्यों हो रहा है। फिर ये सुन के सोए बोलते हैं रुको, अगर आप चाहते हो तो मैं उन लोगों को वाइप आउट कर सकता हूँ, मैं उन लोग को आराम से हरा दूंगा। लेकिन तभी इनको ये मालूम पड़ता है
कि उन लोग को पहले ही किसी ने हरा दिया जिसका नाम है लाइट स्पीड हीरो। इस बंदे ने स्लेव ट्रेडर्स को हरा दिया। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं एक येलो बॉय जिसके हाथ में क्रिस्टल होता है और वो होता है हम लोग का लाइट स्पीड हीरो। इसका नाम होता है मासायुकी और मासायुकी को लोग कहते हैं कि सर आपको किसी डीमन लॉर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। इसके गैंग में 3 और लोग होते हैं, एक होती है नॉर्मल गर्ल, चश्मिश बॉय और वाइकिंग बॉय जैसा बंदा। ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और हमें ये मालूम पड़ता है कि मासायुकी एक हीरो है जो कि इसेकाई होकर यहाँ पे आया। वो नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहा था, तभी उसने देखा कि उसके सामने से एक सुंदर ब्लू बाल वाली बंदी गई। वो उस बंदी को देखता है और इतने में वो जैसे अपना मुंडा घुमाता है वो इसेकाई होकर इस वर्ल्ड में आ गया होता है। जैसे वो इस वर्ल्ड में घूम रहा होता है तो उसके सामने एक और लड़की आती है, बोलती प्लीज सर मुझे बचाइए, ये बंदा मेरे पीछे पड़ा है। और ये बंदा एक गुंडा होता है। ये गुंडा कोई और नहीं उसी गैंग का बंदा होता है। ये हमारे मासायुकी के ऊपर हमला करने वाला होता है। उतने मासायुकी को मालूम पड़ता है कि उसके पास एक स्पेशल स्किल है जिसका नाम है चोजन वन। इसका ये मतलब है कि उसके पास अल्टीमेट स्किल आ चुका है जिसकी वजह से वो हमेशा जीतता रहेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल बंदा है। तो इधर क्या होता है, जैसे मासायुकी के ऊपर ये बंदा हमला करने वाला होता है तभी उसका हीरोइक प्रेजेंस एक्टिवेट होता है और मासायुकी अपने आप यहाँ पे जीतने लगता है। और ये बंदा मासायुकी के अंडर काम करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने असल में मुक्का मारा होता है मासायुकी को, लेकिन मासायुकी झुकता है और खड़ा होता है तो उसका टकला इस बंदे के चिन पे लगता है और ये बंदा डाउन होकर गिर जाता है। फिर उसको मिलता है हीरोइक कंपेंसेशन जिसका मतलब कि उसे हर एक चीज से उसके अटैक क्रिटिकल हिट में कन्वर्ट होते रहेंगे। फिर ये बंदा बोलता है सर आप तो बहुत स्ट्रांग हो, मैं आज से आपके अंडर काम करूंगा, आप मुझे अपना सबऑर्डिनेट बना दो। तो इस तरह से मासायुकी को इस मोहक वाला बंदा मिला। फिर इसके बाद मासायुकी अपने रास्ते पे निकलता है तो चश्मिश बॉय उसकी टीम में आता है, उसको चैलेंज करता है, बोले तो तुम वो हीरो हो। अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि ये बंदा जैसे अटैक स्टार्ट करता है तो इसके सारे के सारे बंदे लोग को हमारा मोहक बॉय और तो और मासायुकी मार देते हैं। और इसके बाद ये बंदा बोलते हैं सर आज से मैं आपकी टीम ज्वाइन कर रहा हूँ और इससे मासायुकी को मिल जाता है हीरोइक चार्म जिसका ये मतलब है कि सब लोग उसको फॉलो करने के लिए रेडी रहेंगे। फिर मासायुकी आगे बढ़े तो ये गर्ल आती है, उसके पास गर्ल भी उसको चैलेंज करती है एक फाइट में, लेकिन यहाँ पे भी मासायुकी आराम से ये फाइट जीता है और वो गर्ल भी उसकी टीम को ज्वाइन करती है। ऐसी उसकी टीम 4 लोग की बन जाती है। तो मासायुकी बोलता है कि मेरी जो ये यूनिक स्किल है तो बहुत रेयर है, चोजन वन, और इसके बारे में हमारे यूकी तक को पता होता है। यूकी बोलता है कि ठीक है तो तुम एक काम करो, तुम एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो और वहां जाके जीत जाओ। और एक चीज, तुम इससे मिलने के लिए रिमुरु ने तुम्हें बुलाया तो जाओ तुम उससे मिल के आओ। फिर यहाँ पे बैठ के लोग बातें करते कैसे यहाँ पे बहुत सारे मैजिकल किंगडम है यहाँ पे। फिर वो बोलता है कि देखो ये जगह पे ना असल में स्लेव ट्रेडिंग हो रहा है जिससे मैं चाहता हूँ कि तुम जाके वहाँ की सारी स्लेव्स को बचा के लेके आओ। वो सब एल्फ्स होती है और उन लोग के ऊपर बहुत सारा गलत काम हो रहा है, तुम उनको जाके बचाओगे। तो ये सुन के मासायुकी बोलता है ठीक है मैं ये करने के लिए रेडी तो नहीं हूँ लेकिन क्या करूँ। और इसकी टीम बोलती है सर हम जाएंगे। तो मासायुकी बोलता है ठीक है हम जाएंगे इनको बचाने के लिए। तो यूकी बोलता है थैंक यू सो मच। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज गए होते हैं एक मेजर मेयर के पार्टी में जो कि एक दूसरे किंगडम में होता है। यहाँ पे सब लोग गए होते हैं। ये लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पे कितने बड़े बड़े लोग आए होते हैं और सब लोग हमारे हीरो लाइट स्पीड हीरो को वेलकम करते हैं, बोलते हैं कि सर आपको यहाँ पे आने से हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। तो ये मुच्छड़ कहता है कि अरे आ जाइए सर, ये हमारे ड्यूक गोसल है और ये आपको दिखाएंगे आपको कहाँ पे जाना है। सब यहाँ पे मजे से खाना वाना खा रहे होते हैं, मस्त अपना पेट भरे। तभी इनको ये मालूम पड़ता है कि इनका जो हीरो है वो असल में सुसु करने गया है। वो सुसु करने जा ही रहा होता है कि वो गलती से एक रैंडम रूम में घुस जाता है जहां पे स्लेव ट्रेडिंग चल रही होती है इस ड्यूक और तो मुच्छड़ के बीच में। ये सब देख के ये मुच्छड़ कहता है कि तो तुमने हमें पकड़ ही लिया, तुम एकदम बराबर टाइम पे आए हो लाइट स्पीड हीरो, यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग चल रहा था, एनीवेज अब तुम फंसने वाले हो। ऐसा बोल के ये ड्यूक अपने पीछे से एक तलवार निकालता है मुच्छड़ और वो ड्यूक अंकल के अंदर भोंक देता है। बोलता है कि देखो 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 लाइट स्पीड हीरो ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, प्लीज कोई हमारी जान बचाओ, ये बंदा हम पे हमला कर रहा है, पागल हो चुका है। ऐसा बोल के वो हमारे लाइट स्पीड हीरो को फंसा रहा होता है और हंस रहा होता है। वेल फिर इसके पीछे हमारे हीरो के पीछे हजारों लोग आते हैं हमला करने के, लेकिन उसकी गैंग यहाँ पे आके बाकी लोग को मारती है और बोलती है कि ओए ये सब क्या हो रहा है सर, तो आपने लगता है स्लेव ट्रेडर को पकड़ लिया। इतने में ये बंदा बोलते हैं अब सबको लगा कि ये हीरो ने मेरे ऊपर हमला किया है। तो ये देख के चश्मे बोलता है ओ अच्छा ये बात हो रही है, सर आप पीछे आइए। इतने में हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो वो ड्यूक होता है वो अचानक से जिंदा होकर खड़ा होता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है गर्ल ने उसको हील किया होता है, बोली होती है कि ये ऑलमोस्ट मरने वाला है, लेकिन मैंने इसको मेरे मैजिक से हील कर दिया। और अब ओए ड्यूक एक काम कर, तू हम लोग के लिए सफाई देगा, समझा कि ये बंदा तेरे साथ स्लेव ट्रेड करता है। अगर तूने ऐसा बोला तो हम तुझे मारेंगे नहीं और छोड़ देंगे, लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ये बंदे से हम तुझे मरवाएंगे बार बार और तुझे जिंदा करते रहेंगे। फिर वो बंदा बोलता है ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ। इसके बाद घर के लोग सफाई देते हैं और फिर ड्यूक और तो ये मुच्छड़ दोनों के दोनों यहाँ से निकलते हैं इन लोगों को, क्योंकि पुलिस पकड़ के लेके जाती है। उसके बाद यहाँ का जो किंग होता है उसको मालूम पड़ता है कि उसके किंगडम में जब ऐसा हो रहा था तो वो बोलता है प्लीज प्लीज हीरो आप मेरी हेल्प करिए इन सब स्लेव्स को बचाने में। तो हमारा हीरो जाता है सारे के सारे स्लेव्स के किंगडम में, वहां पे जाके सारे के सारे कैंप्स पे हमला करता है, सारे स्लेव्स को बचा के लेके आता है वापस से। और यहाँ पे बहुत सारा युद्ध चल रहा होता है जो कि बहुत मस्त मस्त सीन होता है। उसका किंग बोलता है थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आपसे एक और हेल्प चाहता हूँ कि आप इन लोग को किसी अच्छे जगह पे लेके जाएंगे। ये लोग फॉरेस्ट ऑफ जूरा में रहते हैं लेकिन वहां पे तो डीमन लॉर्ड रिमुरु के वैसे ये लोग डर रहे हैं वहां पे जाने से, तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो ये सुन के मासायुकी बोलते हैं ठीक है मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें लेके जाऊंगा फॉरेस्ट ऑफ जूरा के अंदर। हमें मालूम पड़ता है कि असल में जो ये हीरो है वो जा रहा है फॉरेस्ट ऑफ जूरा में। तो बाकी लोग बोलते हैं ओ लेट्स गो सर जा रहे हैं डीमन लॉर्ड रिमुरु से लड़ने के लिए, उनको चेयर अप करो। और इसी बीच में वो यहाँ बैठा होता है, सोच रहे भाई मैं कहाँ फंस गया, लेकिन उसे चंगू मंगू उसका साथ दे रहे थे, बोलते कि सर आप तो ये कर सकते हो, हमें आप पे यकीन है वगैरह वगैरह एंड स्टफ। वो बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा रिमुरु से बात करूंगा। फिर इसके लिए जा रहे होते रिमुरु से लड़ने के लिए, असल में मिलने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन जैसे रिमुरु को मालूम पड़ती है तो वो कहता है कि एक मिनट ये बंदा मुझसे लड़ने के लिए क्यों आ रहा है। बोलता है सर आप टेंशन मतलब मैं इसको ऑन द स्पॉट एलिमिनेट कर दूंगा। डियाब्लो और तो शूना भी बोलते हैं कि हम लोग इसको ऑन द स्पॉट एलिमिनेट
एलिमिनेट कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तभी रिमुरु बोलता है टेंशन मत लो, मैं उसे खुद समझ रहा हूँ, शायद वो हमसे यहाँ पे बात करने के लिए आ रहा होगा, तुम में से कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। मीनवाइल यहाँ पे उस किंग के बाकी लोग कहते हैं हीरो के कि सर उस बंदे ने हिनाटा को भी हराया है, तो हमको लग रहा है कि ये सब एक झूठा अफवाह है, वो बंदे में इतनी ताकत नहीं होगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु के फेस्टिवल को स्टार्ट हो चुका होता है और वहां पे आने के लिए लोगों ने लाइन लगा रखी होती है। लाइन इतनी लंबी होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर सबसे पहले आता है किंग ब्लूमेंट किंगडम का, वो यहाँ पे आता है, हमारे रिमुरु के साथ बैठा होता है और बातें कर रहा होता है। बोलता है रिमुरु को थैंक यू, आपने हमारी इतनी हेल्प की पूरे वॉर आर्क में और जो भी चीजें हुई उन सब में। तो वो कहता है कि हमने भी आपकी हेल्प की और आपने भी हमारी हेल्प की, इसीलिए हम लोग के फ्रेंडली रिलेशनशिप हमेशा साथ में रहेंगे और मैं चाहता हूं कि हमारे रिलेशनशिप कभी खराब ना हो। तो रिमुरु बोलता है ऑफ कोर्स हमारे रिलेशनशिप कभी खराब नहीं होने वाले हैं। ऐसा बोल के दोनों हाथ मिलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है इन लोग के और बातें करने की, इनका फ्यूचर में क्या करना है, इन लोग को अपने रिलेशनशिप कैसे रखना है। तो रिमुरु बोलता है कि उसने बहुत कुछ सोच के रखा है ब्लूमेंट किंगडम और अपने किंगडम के बारे में, लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं बताएगा। यहाँ पे जो किंग होता है उसकी जो वाइफ होती है वो भी बहुत ब्यूटीफुल होती है और वो हर एक चीज सुन रही होती है। यहाँ पे किंग धपाधप सारे के सारे डोनट्स खा रहा होता है और अपनी वाइफ से पूछा होता है कि मेरी वाइफ ने मुझे ये प्रपोजल दिया, तो क्या आप ऐसे करेंगे हमारे किंगडम के लिए। रिमुरु बोलता है ठीक है, मैं इसके बारे में सोच के आपको बताऊंगा, फेस्टिवल खत्म होने के बाद मैं आपसे एक और मीटिंग रखूंगा। ऐसे ये लोग यहाँ पे बातें करते हैं। फिर अगला आता है सबका फेवरेट ड्वार्फ किंगडम का किंग, सबको ये किंग बहुत पसंद है। ये यहाँ पे आता बोलता है रिमुरु तूने मुझसे बहुत सारी चीजें छुपा के रखी है ना। वो बोलते हैं हाँ बस ऐसी वैसी चीजें हो गई वगैरह वगैरह। ये बोलते हैं भाई तूने मुझसे चीजें क्यों छुपाई, तू और मैं तो बहुत अच्छे दोस्त है। फिर वो ये बोलते हैं असल में मैं तुम्हें बताता हूँ 7 डेज क्लर्जी के बारे में, उन लोग के साथ हमने फाइट की और हमारी दोस्ती वोस्ती हो गई और फिर मैंने हिनाटा के साथ ये साबित किया कि अभी वो और वेस्टर्न होली चर्च हम लोग के बीच में दोस्ती रहेगी और हम लोग कभी फाइट नहीं करेंगे कम से कम 100 साल तक। ऐसे हम लोगों ने सोच के रखा। ये सब सुनने के बाद हमारा किंग बोलता है रिमुरु मेरे भाई तुम मुझसे छुपाते क्यों हो ये सब चीजें यार, तुम और मैं तो भाई जैसे हैं। ये सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि भाई रिमुरु तुमसे मैंने कितनी बार कहा है। ऐसा बोल के रिमुरु को सुनाता रहता है। यहाँ पे सब लोग शांति से बैठे होते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है सबके सेकंड फेवरेट ऑफ कोर्स नए किंग की। ये है हमारा किंग जो कि अभी इस वक्त फैलमट किंगडम का किंग बन चुका है। ये यहाँ पे आता है और बोलता है और थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं भी किंग बन चुका हूँ फैलमट किंगडम का, और फैलमट किंगडम को हमने नाम चेंज करके फैलमस कर दिया है। वेल योम यहाँ पे आके सबके सामने अपना स्पीच दे देता है और आगे बढ़ता है। वो बोलता है कि मेरी वाइफ भी अभी आपके बगल में बैठी हुई है और ये हमारी प्रिंसेस और क्वीन होने वाली फैलमट किंगडम की, और इसके साथ साथ इनका जो केयर टेकर है वो है हमारा वुल्फ बॉय। ये आके बोलते हैं कि इतने टाइम बाद सर रिमुरु आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी वजह से हमारा किंगडम अच्छे से बन चुका है। फिर इन लोग के साथ इनका ट्रेजरर भी होता है जो कि पुराने वाले किंग का छोटा बेटा होता है। वो यहाँ पे आके इनसे नेगोशिएशन की बातें करता है। तभी रिमुरु कहते हैं अब तुम टेंशन मत लो, अब हमारे बीच में हर एक चीज सॉल्व हो चुकी है, तो एक काम करते हैं जो मैंने तुम्हारे ऊपर पूरा कर्जा रखा है तुम्हारे किंगडम पे ना, उसको मैं ऑन द स्पॉट हटा देता हूँ। ये सुन के वो ट्रेजरर का बेटा बोलता है इसका ये मतलब होगा कि किंग योम ने पहले ही मीटिंग में डीमन लॉर्ड के साथ हमारा सारा का सारा कर्जा हटा दिया, इसकी वजह से सारे के सारे किंगडम के लोग आपके पीछे पागल हो जाएंगे किंग योम। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स ये हमारे सर रिमुरु जो चाहते हैं। ये देख के तो भाई रिमुरु ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है यहाँ पे, अब उसने फैलमट किंगडम को अपने अच्छे टाइप से बांध दिया है और अभी सब लोग को इसके ऊपर यकीन पड़ जाएगा कि भाई जो योम है वो इनका अच्छा किंग बन सकता है, क्योंकि उसने उन लोग के ऊपर से सारी की सारी तकलीफ हटा दी। फिर रिमुरु निकलता है इंग्रेशिया वाले सिटी में इस बंदे से मिलने से यूकी के लिए। वो बोलता है यूकी मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें मेरे फेस्टिवल के बारे में बताने के लिए, हमारा फेस्टिवल कल से स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे लोग आए हैं और एक चीज मेरा और हिनाटा का जो फाइट हुआ था, हाँ उस फाइट में मैं जीत गया था भले, लेकिन हमने ये बताया कि वो ड्रॉ हुआ था। यूकी बोलता है हाँ मुझे ये सब तो पता था, वैसे तुम क्या मेरे फेस्टिवल में आ सकते हो। यूकी बोलता है अरे भाई मैं तो इसे कब से वेट कर रहा, देख मैंने पूरा बैग पैक करके रखा है, ऑफ कोर्स मैं तेरे साथ आऊंगा। और एक चीज कि तुझे तेरे बच्चों से मिलना है, ओ उसके पहले देख ये मेरी असिस्टेंट है, ये यहाँ पे आई है, ये असल में आर्किटेक्चर का काम करती है, ये जाती है आर्किटेक्चर वाला आर्कियोलॉजिस्ट का काम करती है और वहां से सारे के सारे गड़े हुए चीजें निकाल के लेके आती है। तो वो कहता है कि ओ अच्छा ये काम तुम करते हो, तो तुम कौन से किंगडम में गए। तो वो बोलती है मैं सोमा वाले किंगडम में गई थी, जहां पे उसको बहुत सारी चीजें मिली जो उसने लेके आके उसने उसको बेचा और उसके पैसे उसने कमा के अपने सर को दिए। फिर इसके बाद वो बोलता है लेकिन वो किंगडम का किंग तो भाई ड्रैगुल है, मतलब ये ब्लू बॉय, तो वो ब्लू बॉय तुम लोग कुछ करने देता है। वो बोलती है कि हाँ ब्लू बॉय हम लोग के ऊपर कभी नहीं भड़कता, वो बोलता है जिसको जो मिले वो लेके जाओ, लेकिन ये किंगडम के उसी के किंगडम के पार्ट का हिस्सा है, तो कोई भी इसके ऊपर अपना हक जता नहीं सकता। वेल यहाँ पे इनकी बातें होती है। तभी रिमुरु बोलता है कि उसको ये आर्कियोलॉजी वाला काम पसंद नहीं। वो बोलता है अगर किसी को कोई पुरानी चीज में तो उसको वहीं पे रखना चाहिए ताकि वो उसकी हिस्ट्री को रेप्लिकेट कर सकते हैं कि इसमें हिस्ट्री में ये चीज हुई थी, तुम उसकी हिस्ट्री खराब कर रहे हो। ये सुन के बंदी कहती है कि हाँ तुम्हारे बात में दम तो है, वेल क्या मैं आपके लिए इन फ्यूचर काम कर सकती हूँ। रिमुरु बोलता है ऑफ कोर्स। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु यूकी के साथ जा रहा होता है स्कूल के अंदर अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने स्टूडेंट से। आई मीन वो जैसे स्कूल के अंदर पहुंचते वैसे सारे के सारे बच्चे आते हैं, उसको धर लेते, बोलते सर रिमुरु आप कहाँ थे इतने टाइम से, हमने आपका कितना वेट किया, आपने हमें इतने टाइम से रुका के रखा है। सब उसके ऊपर भड़के रहते हैं, नींद में रहते हैं, रोते हुए रहते हैं, लेकिन सब लोग असल में खुश होते हैं, देखते हैं सर रिमुरु फाइनली यहाँ पे आ गए। सब उसको हक करते हैं, प्यार से बात करते हैं और रिमुरु उनको बोलते हैं वेल मैंने तुम लोगों के लिए एक अच्छा खासा फेस्टिवल अरेंज किया जहाँ जो मेरे किंगडम में होने वाला है और तुम लोग वहाँ पे आ सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है तुम लोग की पढ़ाई हो तो तुम लोग शायद नहीं आओगे। ये सुन के बच्चे कहते अरे नहीं आएंगे, क्या बात कर रहे हो, हम तुम्हारे नेशन में आ रहे हैं सर, तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। ऐसे बोलते सब जाते हैं अपना अपना सामान पैक करने के लिए। इसके बाद इनकी पुरानी टीचर टिच यहाँ पे आती है। टिच यहाँ पे आके इनसे कहते हैं कि लगता है कि मैं वहाँ पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बच्चों को तो मुझसे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, वो लोग तो आपके लिए ही पागल है। तभी बच्चे आते और बोलते मिस टिस आप रेडी क्यों नहीं हो रही हो, आप भी तो आओगे हमारे साथ सर के किंगडम में। तो ये सुनकर टिस को बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु उनको अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक
ठीक से टेलीपोर्ट करके लेके आता है अपने किंगडम के बाहर जहाँ पे सब लोग रहते हैं। फिर वो बच्चों को बोलता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊं, ये पेंडेंट तुम पहन के रखो, इसके अंदर से तुम्हें सारे के सारे शॉप पे हर एक चीज खाने का मौका मिलेगा, हर एक चीज को एंजॉय करने का मौका मिलेगा, लेकिन हाँ इसके अंदर एक लिमिट है, वो है 100 सिल्वर कॉइन्स वगैरह, तो इसको लिमिट को खत्म मत करना, ठीक है, जाओ तुम्हें 3 दिन पूरे मजे करने हैं। फिर सारे बच्चे खुश होते हैं, बोलते हैं कि हम इसमें से जो पैसे बचेंगे उसमें से हम सर के लिए गिफ्ट लेंगे वगैरह वगैरह ऐसा वैसा। एंड वो बोलते हैं चलो अच्छा सारे के सारे गोल्ड कॉइन्स इनके स्पेंड नहीं होने वाले हैं क्योंकि हमारी हर एक चीज एक गोल्ड कॉइन से भी कम से, तो सारे बच्चे तो खत्म नहीं कर पाएंगे। फिर वो आगे निकलता है, यहाँ पे और लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे आता है हीरो मासायुकी, वो सारे सारे स्लेव एल्व्स को लेके आ रहा होता है। तो रिमुरु और उसकी गैंग रेडी होती है इससे मिलने के लिए, वो जाती है इससे मिलने। तो जो हीरो मासायुकी होते हैं उसके चंगू मंगू रिमुरु के बारे में अंडे शंडे बात करते, जो सुन के हमारी शियोन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ करती नहीं। वेल इसके बाद यहाँ पे जो इसके बंदे होते हैं वो बोलते हैं तुम डीमन लॉर्ड हो, तुम तो यार हमसे हार जाओगे, तुम झूठी अफवाह फैला रहे हो कि तुमने हिनाटा को हराया है ना, हमारा किंग तुम्हें आराम से हरा देगा वगैरह वगैरह एंड स्टफ। रिमुरु बोलता है मैं तुमसे फाइट करने यहाँ पे नहीं आया, मैं तुम्हें बस मेरा कैपिटल दिखा रहा हूँ और तुम्हें इन्विटेशन देता हूँ कि तुम यहाँ पे रह के देख सकते हो इस जगह को। तभी यूकी पीछे आता है और बोलते अबे ओए तुम लोग को पता भी नहीं कि तुम लोग इस बंदे के बराबर पे हो ही नहीं, तुम लोग यहाँ पे जिंदा हो, इसका ये मतलब है कि इस बंदे को ह्यूमन के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है। अगर तुमने कुछ उंगली किया तो ये बंदा तुम्हें लिटरली मार के खत्म कर सकता है 1 सेकंड के अंदर, तो तुम तुम्हारे किंग के बारे में इतना सोचो मत, रिमुरु बहुत ओवरपावर्ड है। ये सब सुन के ये खेलो कहते हैं नहीं 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 ये बंदा तुम्हें ट्रिक कर रहा है वगैरह वगैरह, ये सब एल्व्स को भी ट्रिक करेगा, हम हमारी एल्व्स को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। जो सुन के एल्व्स भी हल्का सा टेंशन में आते हैं। तो रिमुरु बोलता है ठीक है एक काम करते हैं, कल से मेरा फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, उसका यहाँ पे 3 दिन तक कोलोसियम होगा, अगर कोलोसियम के फाइट में तुम्हारी टीम एकदम टॉप पे जीत गई तो मैं तुम्हारे टीम के तुम्हारे हीरो के साथ 1v1 फाइट करूंगा, ठीक है, और कोलोसियम के अंदर कोई मरने वाला है नहीं, तो हम लोग आराम से फाइट करके चेक कर सकते हैं। ये सुन के इन लोग को अच्छा लगता है, लोग बोलते ठीक है हम आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं रिमुरु सर, जीतने वाला तो हमारा हीरो मासायुकी है क्योंकि वो लाइट स्पीड हीरो जो है। ये सब सुन के लोग रेडी होते हैं और ये लोग आगे बढ़ते हैं अपने रास्ते। और फिर यूकी बोलता है अरे रिमुरु मुझे माफ करोगे, ढक्कन लोग तुम्हारा जान खा रहे। रिमुरु बोलता है तुम टेंशन मत लो, हर एक चीज नॉर्मल है। बाय द वे अब इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आज के वीडियो से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबेट और मैं बात करूं सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।